अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो स्टडी कर ली है और इस लेक्चर के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसको स्टडी करना है। टॉपिक हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था वो मॉडल क्या था। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो शेल्स क्या होते हैं और उसके बाद इन शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमने अब यहाँ पे देखना है। और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि जो शेल्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है सब शेल्स के अंदर, और हर सब शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, इसको स्टार्ट करते हैं। In 1913 में नील्स बोहर proposed a model for the hydrogen atom। तो 1913 के अंदर नील बोहर ने हाइड्रोजन के एटम के लिए एक मॉडल दिया था which is called बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। According to this model, इस मॉडल के मुताबिक the electron can revolve around the nucleus of the atom in specific paths called orbits or shells। इस मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है, घूम सकता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पाथ्स के अंदर, जिनको हम ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहते हैं। ठीक है, बोहर ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड शेल्स होते हैं, मखसूस शेल्स होते हैं, उनके अंदर घूमते हैं। उनके अलावा ये उनसे बाहर ये न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूमते। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड, तो इसकी एनर्जी फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता कि वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व भी करेगा और साथ साथ एनर्जी एमिट भी करेगा या फिर एनर्जी जो है उसको अब्सॉर्ब भी करेगा, बल्कि उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। ये बोहर ने कहा था जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, और इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर होगा जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा, क्लोजेस्ट होगा न्यूक्लियस के साथ, तो फिर क्या होगा, इट्स एनर्जी इज मिनिमम। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि यहां पे देखिए आगे इसकी रीजन आ रही है, एंड इट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। और उसके बाद ये जो एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट भी कहलाती है। अच्छा देखिए, रीजन इसकी उन्होंने नहीं बताया, रीजन आपको इसकी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जब उस ऑर्बिट के अंदर होगा जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा तो इसकी एनर्जी होगी सबसे कम। उसकी वजह यह कि वो ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब है उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी एनर्जी सबसे कम होगी। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जीज। तो ग्रेटर एनर्जीज होती हैं उन ऑर्बिट्स की जो कि न्यूक्लियस से दूर होते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर में है न्यूक्लियस, तो जो ऑर्बिट इसके सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसकी एनर्जी भी बाकी इलेक्ट्रॉन से कम होगी। उसके बाद हमारे पास होता है दूसरा शेल। जो दूसरा शेल है इसकी एनर्जी पहले शेल से ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा शेल है इसकी एनर्जी दूसरे शेल से ज्यादा होगी। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे उनकी एनर्जीज पिछले जो शेल्स होंगे उनसे आगे बढ़ती जाएंगी, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जीज भी उसी शेल के हिसाब से ही बढ़ती जाएंगी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। उसके बाद बोहर ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट्स के दरमियान जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने की इसको इजाजत नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। यानी कि यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन है या तो ये पहले ऑर्बिट में होगा, या तो ये दूसरे ऑर्बिट में होगा, तीसरे में होगा, या फिर चौथे ऑर्बिट में होगा, लेकिन जो ऑर्बिट्स के दरमियान वाली जगह है यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये बात बोहर ने कही थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कि हर एक शेल में होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स, तो इसलिए हम इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, क्योंकि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है, दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुछ और एनर्जी होती है, तीसरे में कुछ और एनर्जी होती है। इसीलिए क्योंकि ये लेवल्स बन जाते हैं एनर्जीज के, इसीलिए इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो शेल्स का दूसरा नेम है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, शेल्स का दूसरा नेम है एनर्जी लेवल्स। ठीक है, द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल। वो शेल जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है उसको हम पहला शेल कहते हैं या फिर उसको हम के शेल कहते हैं। ठीक है, उसका नेम के है। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फिक्स है। सिमिलरली द सेकंड शेल
will also be at a definite distance from the nucleus. इसी तरह से जो दूसरा शेल है वो भी किसी मखसूस फासले के ऊपर होगा न्यूक्लियस से, which will of course be greater than the first shell, जो कि लाजमी तौर पे पहले शेल से बड़ा होगा. And electron present in it will also possess greater value of energy. और उसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी पहले शेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी. अब हम ये देखते हैं कि दूसरा शेल पहले से बड़ा क्यों होगा. तो पहला शेल अगर यहाँ पे है तो दूसरा हमें न्यूक्लियस से दूर बनाना पड़ेगा, तो वाज़ेह तौर पे जो दूसरा शेल है वो पहले से बड़ा है और दूसरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी पहले शेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में आल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल्स. इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तीसरे या फिर जो हायर शेल्स हैं यानी कि तीसरे से आगे जो शेल्स हैं उनके अंदर भी मौजूद हो सकते हैं. ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स. अब देखें जो हमारे पास शेल होता है इसको हम मजीद सब शेल्स या फिर ऑर्बिटल्स में तकसीम कर देते हैं. जैसे कि हमने ये देखा कि हमारे पास एक एटम होता है उसके अंदर शेल्स होते हैं, उसी तरह से एक शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं. द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ए शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल. उस शेल के लिए n की जो वैल्यू है वही हमें बताती है कि उसके अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगे. n का मतलब ये कि वो कौन से नंबर के ऊपर शेल एटम के अंदर मौजूद है. फॉर द फर्स्ट शेल पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे शेल के लिए n 2 होगा, तीसरे के लिए n 3 होगा और चौथे के लिए जो n है वो 4 होगा. फॉर द फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1. इट विल देयरफॉर हैव ओनली वन सब शेल व्हिच इज कॉल्ड s सब शेल. तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पहला शेल है उसके लिए क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होगा जिसको आप s सब शेल कहेंगे. ठीक है. फॉर n इज इक्वल टू 2 जो दूसरा शेल होगा उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी. देयर विल बी 2 सब शेल्स s एंड p. तो आपके पास दूसरा जो शेल होगा उसके लिए क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर 2 सब शेल्स होंगे, एक s होगा एक p होगा. ठीक है. पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि सब शेल्स टोटल हैं कौन कौन से. एक आपके पास होता है s सब शेल, दूसरा होता है आपके पास p सब शेल, तीसरा होता है आपके पास d सब शेल और चौथा है आपके पास f सब शेल. तो पहला आपके पास जो शेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक होता है s सब शेल. ठीक है. जो आपके पास दूसरा शेल होता है उसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं s और p. ठीक है. तीसरा जो आपके पास शेल होता है उसके अंदर 3 सब शेल्स होते हैं s p d और जो चौथा शेल होता है उसके अंदर 4 सब शेल्स होते हैं s p d f. ठीक है. ये पहले शेल के अंदर एक सब शेल, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल्स, तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल्स और जो चौथा आपके पास शेल होता है उसके अंदर 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जिस नंबर के ऊपर जो शेल मौजूद है उतने ही उसके अंदर सब शेल्स मौजूद होंगे. ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर n इज इक्वल टू 2 यानी कि दूसरा शेल है. देयर विल बी 2 सब शेल्स s एंड p. तो इसके लिए 2 सब शेल्स होंगे s और p. द सेकंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल्स. तो इसीलिए जो आपके पास दूसरा शेल है उसके अंदर क्या होगा 2 सेट होंगे सब शेल्स के. ठीक है. द थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3 हैज 3 सब शेल्स s p एंड d. तो आपके पास जो तीसरा शेल होता है उसके लिए n की वैल्यू 3 होती है तो उसके अंदर 3 सब शेल्स होते हैं s p और d. द फोर्थ शेल कंसिस्ट्स ऑफ 4 सब शेल्स s p d एंड f. और उसके बाद आपके पास जो चौथा शेल है उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे s p d और f. ये वही चीज है जो हम पहले देख चुके हैं. ठीक है जी. अच्छा उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसको देख लेते हैं. द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल. जो एटम होता है उसका साइज इतना छोटा होता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आई कि हम इसको आम आंख से नहीं देख सकते. हाउएवर ताहम ए ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू सी एटम्स. जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसको आप एटम्स को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाई गई है एटम की. यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. उसकी वजह यह है कि इसमें होते हैं 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल होता है पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद जो आपके पास ये पहला शेल है इसको कह रहे हैं फर्स्ट शेल, इसको नेम देते हैं K का. जो दूसरा शेल है इसको कहते हैं सेकंड शेल, इसको नेम देते हैं L का. उसके बाद जो आपके पास तीसरा शेल है इसको नेम देते हैं M का, ये थर्ड शेल है. और जो चौथा शेल है इसको नेम देते हैं N का, ये फोर्थ शेल है. ठीक है. K, L, M और N. उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो पहला शेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 है, तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 है और जो चौथा शेल है इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास 4 है. उसके बाद इनकी जो एनर्जीज हैं वो भी फिक्स हैं. पहले शेल के लिए जो एनर्जी है वो E1 है यानी कि फिक्स होगी इस शेल में एनर्जी. दूसरे शेल की एनर्जी भी फिक्स होगी E2 होगी. तीसरा जो शेल है इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी E3 और जो चौथा शेल है आपके पास इसकी भी एनर्जी फिक्स होगी जो कि E4 होगी. और उसके बाद इन चारों एनर्जीज के दरमियान जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है. इस रिलेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास E4 है चौथे शेल की एनर्जी है वो सबसे बड़ी एनर्जी है. उससे छोटी एनर्जी आपके पास E3, उससे छोटी है E2
और उससे छोटी है E1, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, इस साइन की जो ओपन वाली साइड है इसके ऊपर जो चीज होती है वो बड़ी होती है, और जो क्लोज साइड होती है इस साइन की, उस साइड के ऊपर जो चीज होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी E4 है, चौथे शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा, तीसरे शेल की एनर्जी उससे कम, फिर उससे कम दूसरे शेल की, फिर उससे कम पहले शेल की एनर्जी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम अब स्टडी करते हैं अपने इस पेज से। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जो मॉडर्न अप्रोच है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज्ड क्लाउड्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज्ड क्लाउड्स की तरह होते हैं, यानी कि बादल होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty, कि हम 100% यकीन के साथ अब ये नहीं कह सकते कि वो न्यूक्लियस के अराउंड या फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस जगह पे मौजूद होंगे, उनकी जो लोकेशन है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम उनके बारे में फिर क्या बता सकते हैं, वो आगे लिखा हुआ है, ऑल वी कैन से इज दैट, अब जो कुछ हम कह सकते हैं वो ये है, दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखें, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अबाउट एक खास डिस्टेंस के ऊपर सर्टेन प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, उसको फाइंड करने की मखसूस प्रोबेबिलिटी मौजूद है, यानी कि इम्कान है, ठीक है। जो सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस है यानी कि मुमकिना जो फासला है, मखसूस मुमकिना फासला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस मौजूद हैं। सिर्फ हम इतना बता सकते हैं, एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं। द लार्जेस्ट एटम सीजियम इज अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स बिगर देन द स्मॉलेस्ट एटम हीलियम। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लार्जेस्ट हमारे पास जो एटम होता है वो सीजियम का होता है, और जो स्मॉलेस्ट एटम होता है वो हीलियम का होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट एटम है सीजियम, वो हीलियम की निस्बत 9 गुना बड़ा है, ठीक है। सीजियम 9 गुना बड़ा है हीलियम के एटम से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे पैराग्राफ, इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स। अब देखिए, ये जो आपके पास न्यूक्लियर शेल्स हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं ये हमने अब देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज शेल्स, यानी कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनकी तादाद, ये हमने अब देखनी है। उसके लिए साइंसदानों ने क्या किया था वो अब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, हमने शेल्स तो पढ़ ली है कि पहला शेल क्या होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम और चौथा एन होता है। हमें अब ये भी तो पता होना चाहिए कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये चीजें अब यहाँ पे हम सीखेंगे। The scientists have devised a formula called 2n raised to the power 2 फार्मूला। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसको हम कहते हैं 2n raised to the power 2 फार्मूला, where n can have values 1 to 3 up to so on and they represent the number of shells। तो हमारे पास जो n है ये नंबर ऑफ शेल्स को बताता है, यानी कि एक आपके पास अगर एटम है उसके अंदर सिर्फ एक ही शेल है तो आप यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपके पास शेल है उसमें n की वैल्यू 2 होती है तो आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास जो शेल है उसमें n 3 होता है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। चौथा जो आपके पास शेल है उसमें n 4 होता है तो यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हर शेल के आपके पास आते जाएंगे। ये चीज आप आगे उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखाई है। शेल्स हैव आल्सो बीन नेम्ड एज KLMN, इनको हम KLM और N भी यहाँ पे पहले कह चुके हैं, इनको हम नेम दे चुके हैं, एंड सो ऑन। व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1, जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसके बाद होता क्या है, इट मीन्स फर्स्ट और K शेल and the maximum number of electrons which can be present in this shell is। तो इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पहला शेल है K शेल, और उसके साथ इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम तादाद है which can be present in this shell is 2 into 1 raised to the power 2 is equal to 2, कि सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस शेल के अंदर आ सकते हैं। हमें कैसे पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखे हुए 2, वो ये वाला 2 है, फार्मूला वाला 2, यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है, वो इस n की जगह उन्होंने 1 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो 2 लिखा है वो ये फार्मूला वाला 2 है, ठीक है। तो आपने अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बतानी है टोटल कितने आ सकते हैं, तो उसके लिए ये जो फार्मूला है इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे 2 into 1, और 1 को आपने पावर देनी है 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास जो दूसरा शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस 1 की जगह आपने सिंपली 2 लिखना है, ठीक है। तो आपको जो दूसरा शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तीसरा जो शेल है, अगर आप चाहते हैं कि तीसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए ये जो 2 है इसी की जगह आप लिखेंगे 3, तो आपको तीसरे शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चौथे शेल की, तो आप इस 3 की जगह लिखेंगे 4,
तो फिर आपको चौथा जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल जाएगी। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ हमने प्रैक्टिकली देखी है कि हमने किस तरह से n की वैल्यूज पुट करते जाना है और जो शेल्स हैं हमारे पास उनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिलती जाएगी, उसको अब यहाँ पे हम देखते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1, जब n की वैल्यू 1 होगी, इट मींस फर्स्ट और k शेल, इसका मतलब है पहला शेल, एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन दिस शेल इज 2 into 1 raised to the power 2 is equal to 2। ठीक है, 1 की पावर 2 1 और 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2। ठीक है, k शेल कैन हैव लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन्स और इट मे नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद जो के शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर 2 से कम हो सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो इसी तरह से जब n की वैल्यू 2 होगी, इट मींस सेकंड और l शेल, इसका मतलब होगा सेकंड शेल या फिर l शेल, एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन अकोमोडेट इज 2 into 2 raised to the power 2। अब यहाँ पे देखें जो n है उसकी जगह आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, जब n की जगह आपने 2 पुट किया तो 2 की पावर 2 होती है 4, 2 into 2 4 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 की पावर 2 4 और 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब यह कि जो दूसरा शेल है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3 और m शेल, जब n की वैल्यू 3 होगी और शेल आपका m होगा, इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स एट द मोस्ट, तो ज्यादातर या फिर मैक्सिमम इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं 18? फार्मूला अप्लाई कर दें, 2 into 3 raised to the power 2। 3 raised to the power 2 का मतलब है 3 into 3 और 3 3s are 9, तो 9 को आपने जब 2 से मल्टीप्लाई करवाना है इस 2 के साथ तो आपके पास आएगा 18। ठीक है, तो आपके पास जो तीसरा शेल है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो आपके पास चौथा शेल है उसके अंदर कितने आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 into 4 और इसको आपने पावर 2 देनी है 4 को, तो 4 की पावर 2 का मतलब है 4 ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो 4 4s are 16 और 16 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 32। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका जो चौथा शेल है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर फिनिश्ड। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक आप एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड कर चुके होंगे। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ था 2 into n raised to the power 2, ये फार्मूला अपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो एक शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये फार्मूला में ये बताता है कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास जो एटम होता है हो सकता है उसके अंदर जो के शेल है वो फुल हो और उसके बाद आने वाला जो शेल है एल वो भी फुल हो, और उसके बाद जो एम शेल है हो सकता है उसके अंदर आधे इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो ये फार्मूला हमें सिर्फ ये बता रहा है कि मैक्सिमम किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये कहा था, यहाँ पे ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स, द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड ए फार्मूला कॉल्ड 2n raised to the power 2 फार्मूला। ठीक है, तो ये जो फार्मूला ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो आपके पास शेल्स है न्यूक्लियर शेल्स, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, एटम के लिए नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर सब शेल्स के बारे में बताया हुआ, ये अब देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in subshells S, P, D and F are 2, 6, 10 and 14 respectively। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कि जो आपके पास 2 है ये वाला, ये पहले सबशेल के लिए है कि S जो है इसके अंदर 2 आएंगे, और जो 6 लिखा हुआ है ये दूसरे के लिए है, P के लिए, P के अंदर 6 आएंगे, और जो 10 है ये D के लिए, यानी कि D सबशेल जो है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो 14 है ये लिखा हुआ है F के लिए, जो आपके पास F सबशेल है इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ, S के अंदर 2 आएंगे, P के अंदर 6 आएंगे, D के अंदर 10 आएंगे, और जो F है इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहला जो आपके पास शेल होता है हम जानते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम इससे पहले ये भी देख चुके हैं कि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है और वो S सब शेल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले शेल में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो S सब शेल के अंदर ही मौजूद होंगे। ठीक है, विच शेल गो टू S सब शेल, और पहला शेल है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ S सब शेल होता है, और पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 जो है वो S के अंदर ही चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन द सेकंड शेल, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू S सब शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो आपके पास शेल होते हैं हम पहले देख चुके हैं, इसके अंदर होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जो दूसरा शेल है इसमें होते हैं 2 सब शेल्स, एक होता है सब शेल S और दूसरा होता है हमारे पास सब शेल P। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बारे में लिखा हुआ विल बी फर्दर सब डिवाइडेड, ये मजीद आगे डिवाइड होंगे। S सब शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो S सब शेल है इसमें 2 होंगे। ठीक है, 2 होंगे S के अंदर, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन P सब शेल, और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे P सब शेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा कि हमारे पास जो तीसरा शेल है उसके अंदर टोटल होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये 18 जो है वो तीसरे शेल के सब शेल्स में कैसे डिवाइड होंगे, वो इस तरह से डिवाइड होंगे
कि हमारे पास जो S सब शेल होगा तीसरे शेल का उसमें 2 होंगे, P में 6 होंगे और उसके बाद हमारे पास जो D होगा उसमें होंगे 10। ठीक है, इस तरह से टोटल जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीसरे शेल के जो सब शेल्स हैं उनमें डिवाइड होंगे। अगर तीसरे की बजाय हम कहते हैं हमारे पास चौथा शेल है तो उसके अंदर फिर क्या होगा। अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास शेल आ जाए चौथा जो हमारे पास शेल होगा उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं 2 into 4 raised to the power 2। ठीक है, 4 4s are 16, 16 2s are 32। इसके अंदर देखें शेल हमारे पास चौथा है तो इसके अंदर 4 ही सब शेल्स होंगे, S, P, D और F। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आ सकते हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं, जो आ सकते हैं वही हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख रहे हैं। D के अंदर 10 आ सकते हैं और जो F है हमारे पास उसके अंदर 14 आ सकते हैं, तो 14 इधर जाएंगे। तो आप अगर इनको काउंट करें 2 और 6 8 और 10 18 और 14 जो है ये दोनों ऐड होकर होते हैं 32। तो टोटल जो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं चौथे शेल के वो इस तरह से चौथे शेल के जो 4 सब शेल्स हैं उनके अंदर डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो सब शेल्स हैं शेल्स के वो क्या होते हैं और इनके अंदर किस किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने प्लेस करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो क्या है। हमने ये देखा कि हमारे पास जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट जो फिक्स्ड शेल्स होते हैं उनके अंदर रिवॉल्व करते हैं और एक शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है और उसके बाद जो शेल्स होते हैं इनको हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल भी कहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास शेल्स होते हैं इनका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से डिटेल में देख लिया है और उसके बाद हमने नीचे ये भी देख लिया कि जो शेल्स होते हैं इनमें से किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमने ये देखा कि किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऊपर हमने ये भी देख लिया कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एटॉमिक नंबर और जो मैथ नंबर है इसको स्टार्ट करेंगे।